Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Abel Prize. हम जानेंगे एबेल प्राइज के बारे में. Luis Cafarel, a 24-year-old mathematician from Argentina, has been awarded the 2023 Abel Prize for his contribution to regularly theory of non-linear partial differential equation, including free boundary problems and de Monge-Ampere equation. किनको दिया गया है, वो किस कंट्री का, ये इंपॉर्टेंट है. जो आपका लुइस कैफरेली है, जो कि 24-year-old मैथमेटिशियन है अर्जेंटीना के, उनको दिया गया है 2023 का एबेल प्राइज. उनके कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हुए रेगुलरिटी थ्योरी फॉर नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें कि इंक्लूडेड है फ्री बाउंड्री प्रॉब्लम एंड मोंगरी एम्पियर इक्वेशन भी Abel Prize. It was first awarded in 2003 and recognizes pioneering achievement in mathematics named after Norwegian mathematician Niels Henrik Abel. ये पहला अवार्ड था, पहली बार दिया गया था 2003 पे, और ये जो है रिकॉग्नाइज करता है जो पायनियरिंग अचीवमेंट है मैथमेटिक्स के फील्ड में. इसका जो नाम है नॉर्वेगियन मैथमेटिशियन नील हेनरिक एबेल के नाम पर रखा गया है. द प्राइज इंक्लूड अ मॉनेटरी अवार्ड ऑफ रफली $720,000 एंड a glass plaque designed by Norwegian artist Henrik Hagwan. जो प्राइज है इसके लिए एबेल प्राइज में, उसमें मॉनेटरी अवार्ड है रफली $720,000 का, आप समझ सकते हैं ह्यूज अमाउंट हो गया. और साथ साथ ग्लास प्लेग है जिसको डिजाइन किया गया है नॉर्वेगियन आर्टिस्ट हेनरिक हर्गन के द्वारा. इथिकल लेसन वी कैन लर्न फ्रॉम लुइस कैफरेल लाइफ. क्या इथिकल लेसन हम लर्न कर सकते हैं इनके लाइफ से? तो परसिस्टेंट एंड परसिवरेंस. जो परसिस्टेंस है और परसिवरेंस है, एबल फेस मेनी चैलेंजेस एंड ऑब्स्टेकल थ्रू आउट हिज लाइफ इंक्लूडिंग पॉवर्टी, इलनेस एंड लैक ऑफ रिकॉग्निशन फॉर हिज वर्क. इनको सामना करना पड़ा था बहुत सारे चैलेंजेस और ऑब्स्टेकल्स को अपने जीवन काल के दौरान, जिसमें कि गरीबी, बीमारी और रिकॉग्निशन उनके वर्क को कई बार नहीं मिला था. ये सब का उन्होंने सामना किया, उसके बाद जाके ये उनको प्राप्त हुआ है. तो हमें भी क्या है कि अगर सक्सेस नहीं मिलता तो हारना नहीं होगा, हमें कंटिन्यू एफर्ट लगाते रहना होगा. इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी. एबेल को जाना जाता है उनके ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के लिए. अपने काम को लेके उन्होंने कभी भी क्लेम नहीं किया क्रेडिट को जो किसी और का हो. उनको जाना जाता है कंट्रीब्यूशन उन्होंने हमेशा किया कॉलेज ऑफ प्रीडेसर के लिए. क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन. एबेल वाज ए पायनियर इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिशियन एंड हिज वर्क लेड द फाउंडेशन फॉर मेनी फ्यूचर डेवलपमेंट इन द फील्ड. और एबेल जो है वो एक पायनियर है मैथमेटिक्स के फील्ड पे, और उनका जो वर्क है वो फाउंडेशन रखता है बहुत सारे फ्यूचर डेवलपमेंट को लेकर भी इस फील्ड में. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गवर्नमेंट अमेंड एक्सपोर्ट पॉलिसी फॉर बायोफ्यूल. गवर्नमेंट ने अमेंड कर दिया है जो एक्सपोर्ट पॉलिसी है बायोफ्यूल को लेके. जानेंगे इसके बारे में हम डिटेल्स में, फिर बायोफ्यूल को कंसीडर करेंगे, क्या होता है सब समझेंगे. The Directorate General of Foreign Trade (DGFT) has amended a notification of 2018 to the extent that export of biofuel from special economic zone export-oriented unit are allowed for fuel as well as non-fuel purpose without any restriction when produced using only imported feedstock. तो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है, उन्होंने अमेंड किया है जो नोटिफिकेशन है 2018 का. उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है कि जो एक्सपोर्ट होगा बायोफ्यूल का स्पेशल इकोनॉमिक जोन या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट को अलाउ किया जाएगा फ्यूल के लिए, साथ साथ नॉन फ्यूल पर्पज के लिए बिना कोई रिस्ट्रिक्शन के, अगर उसको प्रोड्यूस किया गया हो सिर्फ इंपोर्टेड फीड स्टॉक से तभी. लाइसेंस इज रिक्वायर्ड फॉर बोथ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ बायोफ्यूल. बायोफ्यूल इंक्लूड ethyl alcohol, petroleum oil and oil obtained from bituminous mineral, biodiesel and mixture. ये जो लाइसेंस है इसके आवश्यकता होगी दोनों ही एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए बायोफ्यूल का. बायोफ्यूल इंक्लूड करता है इथाइल अल्कोहल, पेट्रोलियम ऑयल और ऑयल जिसको कि ऑब्टेन किया गया हो बिटुमिनस मिनरल, बायोडीजल या मिक्सर से. Biofuel, any hydrocarbon fuel that is produced from an organic matter, living or once living material in a short period of time, days, week or even months is considered a biofuel. कोई भी जो हाइड्रोकार्बन फ्यूल है जिसको प्रोड्यूस किया गया हो ऑर्गेनिक मैटर के मदद से, लिविंग हो व वंस लिविंग मटेरियल हो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, जैसे कि डेज, वीक या मंथ के अंदर, तो उसको बायोफ्यूल कंसीडर किया जाएगा. बायोफ्यूल में भी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस इन नेचर. बायोफ्यूल आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है या गैसियस भी हो सकता है नेचर पे. This can be used to replace or can be used in addition to diesel, petrol or other fossil fuel for transport, stationary, portable and other application. इसका उपयोग किया जा सकता है रिप्लेस करने के लिए व एडिशन में साथ साथ डीजल, पेट्रोल या अदर फॉसिल फ्यूल के ट्रांसपोर्ट, स्टेशनरी, पोर्टेबल और अदर एप्लीकेशन में. Some of the main reasons for shifting to biofuels are the rising price of oil, emission of greenhouse gases and fossil fuel, and the interest in obtaining fuel from agriculture crop for the benefit of farmer.
और कुछ जो मेन रीजन है शिफ्ट करने के लिए बायोफ्यूल की ओर, जो प्राइसेस ऑयल का बढ़ रहा है, जो एमिशन होता है ग्रीन हाउस गैसेस का फॉसिल फ्यूल के कारण, और जो इंटरेस्ट है ऑब्टेन करने को लेकर फ्यूल का एग्रीकल्चर क्रॉप से जो कि बेनिफिट करेगा फार्मर को, इस कारण क्या शिफ्टिंग जो है बायोफ्यूल की ओर बढ़ रहा है। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोफ्यूल, क्या महत्व है बायोफ्यूल का? रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन एंड आर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये कम करेगा ग्रीन हाउस गैस एमिशन को और ये एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। हेल्प डबल फार्मर इनकम, ये मदद करेगा फार्मर के इनकम को डबल करने में। गवर्नमेंट पॉलिसी टू प्रमोट बायोफ्यूल, गवर्नमेंट के द्वारा जो पॉलिसी चलाया जा रहा है ताकि प्रमोट किया जा सके बायोफ्यूल को, जैसे कि आपका नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल हो गया 2018 का, प्रधानमंत्री जीवन जैविक ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना 2019 का, गोबर गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन स्कीम 2018 का, रिपर्पज यूज कुकिंग ऑयल रूको, ये सारे स्कीम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रहे हैं ताकि प्रमोट किया जा सके बायोफ्यूल को। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो फर्स्ट जनरेशन, थर्ड, फोर्थ जो जनरेशन है बायोफ्यूल का। तो फर्स्ट जनरेशन में आपका एडिबल बायोमास आता है जैसे कि शुगर बीट, शुगर केन, वेट, कॉर्न हो गया। सेकंड जनरेशन में आपका नॉन एडिबल बायोमास आता है जैसे कि वुड, स्ट्रॉ, ग्रास, वेस्ट। थर्ड जनरेशन में अलगल बायोमास आता है जैसे कि मैग्रो अलगा या माइक्रो अलगा। और फोर्थ जनरेशन में ब्रेक थ्रू आता है जैसे कि पायरोलिसिस, सोलर टू फ्यूल, इंजीनियरिंग अलगा या गैसिफिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शारदा पीठ कॉरिडोर। हम जानेंगे शारदा पीठ कॉरिडोर के बारे में। शारदा पीठ इज यून हिंदू टेम्पल एंड एंशियंट सेंटर ऑफ लर्निंग लोकेटेड इन द नीलम वैली ऑफ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ये कहाँ पे है तो ये इंपॉर्टेंट है। शारदा पीठ आपका एक यून हिंदू टेम्पल है जो कि एंशियंट सेंटर भी था लर्निंग का। ये लोकेटेड है आपका नीलम वैली में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। It is situated in the valley of Mount Harmukh, believed by Kashmiri Pandit to be the abode of Shiva। और ये सिचुएटेड है आपका जो वैली है माउंट हरमुख का वहां पे, और ये माना जाता है कश्मीरी पंडित के द्वारा कि ये अबॉर्ड है शिवा का। इट वॉज प्रोबेबली कमीशन बाई ललितादित्य मुक्तापीडा थ्रू नो डिफिनेटिव एविडेंस एग्जिस्ट इन फेवर। इसको प्रोबेबली कमीशन किया गया था ललितादित्य मुक्तापीडा के द्वारा, लेकिन कोई डिफिनेटिव एविडेंस एग्जिस्ट नहीं करता इसके फेवर पे। Al Biruni recorded the place for the first time as a river shrine housing a wooden image of Sarda। और अल बिरूनी ने रिकॉर्ड किया था इस प्लेस को पहली बार कि ये एक रिवर श्राइन है जो कि हाउस करता है एक वुडन इमेज को शारदा का। एजुकेशन सेंटर की अगर हम बात करें तो बिटवीन 6th and 12th century CE इट वाज अमंग द मोस्ट प्रोमिनेंट टेंपल यूनिवर्सिटी इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। 6th और 12th century CE के दौरान ये जो था मोस्ट प्रोमिनेंट टेंपल यूनिवर्सिटी में से एक था इंडियन सबकॉन्टिनेंट का। which play a key role in the development and popularization of Sarda script in North India, causing the script to be named after it and Kashmir to acquire the moniker Sarda Desh, meaning country of Sarda। और इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है डेवलपमेंट में और पॉपुलराइजेशन में सारदा स्क्रिप्ट का नॉर्थ इंडिया पे, जिसके कारण जो स्क्रिप्ट था उसका नाम ये रखा गया था और कश्मीर जो था वो एक्वायर किया था मॉनिकर सारदा देश, इसका मतलब कंट्री ऑफ सारदा का टाइटल को। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वैदिक हेरिटेज पोर्टल। हम जानेंगे वैदिक हेरिटेज पोर्टल के बारे में डिटेल्स में। द गवर्नमेंट हैज लॉन्च वैदिक हेरिटेज पोर्टल एंड वर्चुअल म्यूजियम कला वैभव फॉर सिक्योरिंग नॉलेज ऑफ इंडियाज एंशिएंट स्क्रिप्चर एंड मैन्यूस्क्रिप्ट फॉर द फ्यूचर थ्रू टेक्नोलॉजी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है वैदिक हेरिटेज पोर्टल और वर्चुअल म्यूजियम कला वैभव को, ताकि सिक्योर किया जा सके जो नॉलेज है इंडिया के एंशिएंट स्क्रिप्चर और मैन्यूस्क्रिप्ट का फ्यूचर के लिए टेक्नोलॉजी की मदद से। ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, जिसको स्टैब्लिश किया गया था 1985 में, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली पे है, इसको क्रिएट किया गया था वैदिक हेरिटेज पोर्टल के लिए। कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है वो देखेंगे IGNCA को। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है टू सिक्योर नॉलेज फ्रॉम एंशिएंट स्क्रिप्चर एंड मैन्यूस्क्रिप्ट फॉर फ्यूचर जनरेशन थ्रू टेक्नोलॉजी। इसका ऑब्जेक्टिव है कि सिक्योर किया जाए नॉलेज को एंशिएंट स्क्रिप्चर और मैन्यूस्क्रिप्ट की मदद से फ्यूचर जनरेशन के लिए टेक्नोलॉजी की हेल्प से। बेनिफिट इसका क्या होगा, द यंगर जनरेशन कैन कैरी फॉरवर्ड द नॉलेज एंड ट्रेडिशन ऑफ वेदा एंड उपनिषद। तो यंगर जनरेशन होंगे वो कैरी कर पाएंगे जो नॉलेज है ट्रेडिशनल वेदा और उपनिषद का। द वर्ल्ड कैन बी मोर फेमिलियर विद इंडियाज रिच हिस्ट्री एंड कल्चर, और जो वर्ल्ड होंगे वो और ज्यादा फेमिलियर होंगे इंडिया के रिच कल्चर और हिस्ट्री से। वैदिक हेरिटेज पोर्टल इज ए वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर कॉमन यूजर एंड रिसर्चर सीकिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट वैदिक हेरिटेज इन द फॉर्म ऑफ ऑरल एंड टेक्सुअल ट्रेडिशन एंड पब्लिश बुक, मैन्यूस्क्रिप्ट एंड इम्प्लीमेंट। और जो वैदिक हेरिटेज पोर्टल है ये आपका एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है कॉमन यूजर के लिए, रिसर्चर के लिए, जो कि इन्फॉर्मेशन चाहते हैं वैदिक हेरिटेज को लेके ऑरल और टेक्सुअल ट्रेडिशन में, पब्लिश बुक, मैन्यूस्क्रिप्ट और इम्प्लीमेंट के फॉर्म पे। वर्चुअल म्यूजियम के बारे में भी हम जान लें तो कला वैभव बेस्ड ऑन 64 आर्ट्स शोकास इंडिया आर्किटेक्चर, पेंटिंग, ड्रामा एंड म्यूजिक। जो आपका कला वैभव है जो कि बेस्ड है 64 आर्ट्स के ऊपर, ये शोकास करेगा इंडिया के आर्किटेक्चर, पेंटिंग, ड्रामा और म्यूजिक को।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओडिशा इंट्रोड्यूस बिल टू ईज लैंड एक्विजिशन। अभी हाल ही में ओडिशा गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था बिल को ताकि ईज किया जा सके लैंड एक्विजिशन को। इस बिल के बारे में हम थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे। ओडिशा गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड टू अमेंड द राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट एक्ट 2013 to ease the land acquisition process for various industrial and infrastructure project। ओडिशा गवर्नमेंट ने प्रपोज किया था कि वे अमेंड करेंगे राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट एक्ट 2013 को, ताकि और ज्यादा आसान किया जा सके लैंड एक्विजिशन प्रोसेस को वेरियस इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। इस बिल के बारे में हम थोड़ा और जान ले। ओडिशा गवर्नमेंट का मकसद है कि वो हटाए जो मैंडेटरी प्रोविजन है सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट का स्टडी करने के लैंड एक्विजिशन के पहले को, क्योंकि उनका मानना है कि ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। स्टेट गवर्नमेंट थ्रू द मेक इन ओडिशा इनिशिएटिव इंटेंड टू अट्रैक्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन मेगा प्रोजेक्ट अक्रॉस सेक्टर टू फास्ट ट्रैक द डेवलपमेंट प्रोसेस, प्रोवाइडिंग हैसल फ्री लैंड टू द प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट इन वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो मेक इन ओडिशा इनिशिएटिव के अंतर्गत इंटेंशन रखती है कि वो अट्रैक्ट करे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को मेगा प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग सेक्टर पे, ताकि वो फास्ट ट्रैक कर सके डेवलपमेंट प्रोसेस को। साथ साथ प्रोवाइड किया जा सके हैसल फ्री लैंड को प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट के लिए। ये वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए किसी भी प्लेस में। Project like affordable housing, industrial corridor set up by the state government, infrastructure project including highway and railway, and industrial project involving displacement of 100 families or less, or acquisition of private land of 500 acres or less will also be exempt from conducting mandatory SIA। जो प्रोजेक्ट होगा जैसे कि अफोर्डेबल हाउसिंग हो गया, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो गया, सेटअप किया जाएगा जिसको स्टेट गवर्नमेंट की मदद से। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जिसमें कि हाईवे, रेलवे, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट जो कि इन्वॉल्व करता हो डिस्प्लेसमेंट को 100 फैमिली और उससे कम को, एक्विजिशन अगर करना पड़ रहा हो प्राइवेट लैंड का 500 एकड़ या उससे कम का, तो उसको भी एग्जेम्प्ट किया गया है कि उसके लिए मैंडेटरी एसआई की आवश्यकता नहीं है। ओडिशा जो है वो चौथा स्टेट होगा जो कि अमेंड कर रहा है लेजिस्लेशन को। इसके पहले कौन कौन से स्टेट है जिसने किया है, तो वो इंपॉर्टेंट इन चारों स्टेट का नाम आपको पता होना चाहिए। गुजरात जिसने 2016 में किया था, महाराष्ट्र जिसने 2018 में किया था, और कर्नाटक 2019 में। इन सब ने पहले ही अमेंड किया है और इन सबको प्रेसिडेंट का एसेंट भी मिल चुका है। अब ओडिशा भी कर रहा है, उसको भी प्रेसिडेंट का एसेंट मिल जाएगा, तो ओडिशा चौथा स्टेट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिफेमेशन। हम जानेंगे डिफेमेशन के बारे में। पहले भी इस टॉपिक को हम लोगों ने कंसिडर कर रखा है। डिफेमेशन होता क्या, पहले इसको जानते हैं हम। एनी फॉल्स एंड अनप्रिविलेज स्टेटमेंट पब्लिश्ड और स्पोकन विद द इंटेंशन टू डैमेज समवन रेपुटेशन। कोई भी फॉल्स या अनप्रिविलेज स्टेटमेंट जिसको कि पब्लिश किया गया हो या बोला गया हो जिसका मकसद हो डैमेज करना किसी के रेपुटेशन को, उसको डिफेमेशन कहते हैं। Article 19 Clause 2 has imposed reasonable exemption to freedom of speech and expression granted under Article 19 Clause 1 Clause A. Defamation is one of the exception। जो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 है उसने इम्पोज किया है रीजनेबल एग्जेम्पशन को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर, जिसको कि दिया गया है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए के अंतर्गत। डिफेमेशन जो है उसी एक्सेप्शन में से है। टाइप जो है डिफेमेशन का, डिफेमेशन कुड बी बोथ अ क्रिमिनल ऑफेंस एंड अ सिविल रॉन्ग। डिफेमेशन जो है आपका दोनों के लिए हो सकता है, चाहे वो क्रिमिनल ऑफेंस हो या सिविल रॉन्ग हो। क्रिमिनल डिफेमेशन हैज बीन डिफाइंड एज एन ऑफेंस अंडर द इंडियन पेनल कोड सेक्शन 499 एंड 500, वेयर सिविल डिफेमेशन इज बेस्ड ऑन टोर्ट लॉ, सिविल रॉन्ग्स और इंज्यूरी। जो आपका क्रिमिनल डिफिनेशन है इसको डिफाइन किया गया है ऑफेंस अंडर इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 499 और 500 के, जबकि सिविल डिफेमेशन बेस्ड है आपका टोर्ट लॉ के ऊपर, सिविल रॉन्ग या इंज्यूरीज के ऊपर। Section 500 of the IPC it prescribes defamation as a criminal offence with a punishment of up to 2 years in prison or a fine। तो सेक्शन 500 है IPC का, ये प्रिस्क्राइब करता है कि डिफेमेशन एक क्रिमिनल ऑफेंस है और इसमें पनिशमेंट जो है 2 साल तक का है, प्रिजन का या फाइन का भी प्रावधान है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी एंड एमएलए कैन बी फॉर 3 रीजन। जो डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है एमपी या एमएलए का वो 3 रीजन से हो सकता है। आर्टिकल 102 क्लॉज 1 और आर्टिकल 191 क्लॉज 1, अगर वो होल्ड कर रहे हो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को, या वो अनसाउंड माइंड या इंसॉल्वेंट हो, या उनके पास वैलिड सिटीजनशिप नहीं हो। 10th शेड्यूल डिस्क्वालिफिकेशन जो है मेंबर का वो 10th शेड्यूल के ग्राउंड में भी हो सकता है। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 प्रोवाइड करता है डिस्क्वालिफिकेशन अगर कन्विक्शन होता है क्रिमिनल केसेस में उनका। तो डिस्क्वालिफिकेशन इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, जो डिस्क्वालिफिकेशन की बात कही गई है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में, सेक्शन 8 क्लॉज 3 जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का, ये मैंडेट करता है कि जो एमपी है उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है अगर कन्विक्टेड या सेंटेंस अगर उसको लेस देन 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट अगर हुआ और उसका जो सेल कन्विक्शन होगा वो डिस्क्वालीफाई फर्दर पीरियड ऑफ 6 year के लिए हो सकता है उनके रिलीज के बाद से। ये इमीडिएट इफेक्ट में आता है
जैसे कि कन्विक्शन जिसको स्टे लगा दिया गया हायर कोर्ट के द्वारा, तो उसको एक्सेप्शन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस एंड लोक पहाड़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जो था 2018 में, उसमें उन्होंने इसको क्लैरिफाई किया था। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.